अमेरिकी राष्ट्रपति के एक सलाहकार ने चीन के बारे में एक विचित्र सी बात कही है। उन्होंने कहा है कि चीनी नेता और सेना अपने प्रतिद्वंदी के विरुद्ध शी नाम की ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। युद्ध में अध्यात्म के प्रयोग पर शंका हो सकती है, लेकिन ये निश्चित है कि हर युद्ध एक मनोवैज्ञानिक युद्ध भी है। क्या हम शी के प्रभाव को योग से रोक सकते हैं? योग भारत का मनोविज्ञान है। योग समान बल नहीं। युद्ध में योग के सफल प्रयोग के बाद महर्षि व्यास ने ये बात महाभारत में लिखी है। खंडित एवं भौतिक दृष्टि वाला आधुनिक मानव लगातार युद्ध भी करता है और युद्ध को बुरा भी मानता है। प्राचीन भारतीयों ने सत्य के लिए किए गए युद्ध की बहुत प्रशंसा की है। सत्य और धर्म पर्यायवाची हैं। धर्म युद्ध से शांति पाई जाती है। महाभारत का प्रमुख रस शांत रस है। सुखद कर्म राग से बांधते हैं, दुखद कर्म द्वेष से बांधते हैं। कर्म मात्र बंधन है। ये भारतीय दर्शन का एक छोर है। राग द्वेष से ऊपर उठकर किया गया कर्तव्य कर्म मुक्ति का मार्ग है। ये भारतीय दर्शन का दूसरा छोर है। इन दो छोरों के बीच जो प्रशंसा युद्ध कर्म की है, वो किसी और की नहीं। महावीर और बुद्ध योद्धाओं के कुल में जन्मे हैं। प्राचीनतम योगी शिव महानतम योद्धा हैं और गुरु गोविंद सिंह जी आत्मज्ञानी मानकर पूजे गए हैं। सत्य की स्थापना के लिए युद्ध करने वालों को भारत ने सदा ही पूजा है। उनके युद्ध से मानव और धरती दोनों की रक्षा होती है। धरती सत्य के द्वारा धारण की जाती है। झूठ बोलने वाला चीन धरती का विनाश कर रहा है। चीन पूज्य दलाई लामा को भेड़िया और आतंकी हाफिज सईद को आध्यात्मिक धर्मगुरु कहता है। ऐसे असत्य से लगातार मासूम लोग मारे जा रहे हैं। कोरोना के बारे में चीन और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने असत्य बोलकर लाखों लोगों को मार डाला। इस नरसंहार के विरुद्ध जन आक्रोश कहां है? यदि श्री कृष्ण होते तो कहते, उठो मानव, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध करो। अगर मानव नहीं उठता तो योगेश्वर स्वयं ही शस्त्र उठा लेते। योगी सत्य को जानने के लिए योग करता है और सत्य की रक्षा के लिए युद्ध भी करना पड़े तो करता है। सत्य से बड़ा कुछ नहीं है। सत्यानाश भारत में बहुत बड़ी गाली है। उसके बाद जीवन में कुछ बचता ही नहीं है, क्योंकि मनुष्य का ध्रुव अंश उसका सत्य है। भारतीयों का विश्वास था कि सत्यानाश अकाल मृत्यु या महामारी जैसी विपदाएं लाता है। महाभारत ग्रंथ सत्य या धर्म का इतिहास है। इतिहास बीती हुई हिस्ट्री नहीं है। इतिहास का अर्थ है ऐसा ही होता आया है। इतिहास पढ़कर भविष्य का अनुमान होता है। इतिहास अज्ञानता को मिटाने वाला दीपक है। चीन के व्यवहार का अनुमान महाभारत रूपी इतिहास पढ़कर लगाया जा सकता है। जब द्रौपदी आक्रांत हो रही थी तो ज्ञानी लोग चुपचाप गर्दन झुकाए निष्पक्ष बने बैठे थे। परिणाम ये हुआ कि उस समय की लगभग पूरी जनता मारी गई। जैसे द्रौपदी आक्रांत हुई थी, वैसे ही तिब्बत की भूमि हुई है। 1950 में चीन ने लाखों तिब्बतियों का नरसंहार किया और तिब्बत की भूमि पर कब्जा कर लिया। संसार का एकमात्र आध्यात्मिक देश आक्रांत हो रहा था और अमेरिका, ब्रिटेन और भारत जैसे महाज्ञानी चुपचाप गर्दन झुकाए बैठे थे। सारा राज्य लेने के बाद भी दुष्ट कौरव सज्जन पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं देना चाहते थे।
पूरा तिब्बत लेने के बाद भी चीन को और जमीन चाहिए। आज वह अरुणाचल, सिक्किम और हिमाचल के हिस्सों की मांग कर रहा है। 1914 में अंग्रेजों ने भारत और तिब्बत के बीच एक रेखा खींची थी। ये तिब्बत और भारत के बीच की सीमा रेखा थी, भारत और चीन के बीच की नहीं। तिब्बत पर कब्जा करने के बाद चीन ने तिब्बत व भारत की सीमा को सीमा ही मानने से इनकार कर दिया। उसका कहना है कि ये रेखा उपनिवेशवादी ब्रिटेन की खींची हुई है। ब्रिटेन जैसे अन्यायकर्ता के निर्णय को हम नहीं मानते। भारत 1947 में बना है, 1947 के बाद की रेखा की बात करो। विदेशियों से प्रभावित भारतीय शिक्षा भी यही कहती है कि भारत 1947 में बना है। यदि हम कहें कैलाश हमारा, तो हमारे ही लोग कह देंगे कि वो तो माइथोलॉजी है। माइथोलॉजी, इस एक शब्द ने भारत की पहचान को दीमक की तरह खोखला किया है। इसका प्रचार करने वाली टुकड़े टुकड़े गैंग जेएनयू से लेकर ऑक्सफोर्ड, कोलंबिया और रटगर्स तक फैली है। ये असंभव है कि चीन इनका लाभ नहीं उठाए। चीन लोकतांत्रिक समाजों की संरचना का लाभ उठाकर उनको अस्थिर करता है। हर समाज की संरचना में दरारें होती ही है। जैसे अमेरिका में रंगभेद, भारत में सांप्रदायिकता या जातिवाद। चीन भारत की खुली लोकतांत्रिक, प्रशासनिक और न्याय व्यवस्था का सहारा लेकर भारत की रक्षा तैयारियों को घटा सकता है। घटाया भी होगा तो पता लगाना बहुत मुश्किल है। दो सीमाओं पर दो देशों से लगातार युद्ध जैसे हालात होने पर भी वायुसेना की बार बार चेतावनी के बाद भी लड़ाकू विमान नहीं खरीदे गए। सेना को लगभग 20 वर्ष तक प्रौद्योगिकी के नवीनीकरण से वंचित रखा गया। क्या रक्षा अकादमी में भारत का इतिहास नहीं पढ़ाया जाता? केवल 12,000 आदमियों को लेकर बाबर ने अपने से 2 गुना भारतीय वीरों को उनकी ही भूमि पर आकर हरा दिया था, केवल उन्नत सैन्य तकनीक के बल पर। बुद्धिजीवियों या पत्रकारों ने सेना के तकनीकी नवीनीकरण पर शोर क्यों नहीं मचाया? नेताओं ने इस बात को चुनावी मुद्दा क्यों नहीं बनाया? सेना के तकनीकी नवीनीकरण को भावुक देशभक्ति के नीचे छुपा देना चीन का बड़ा षड्यंत्र हो सकता है। सरकार की बुराई करने वाले चीनी जासूस तो आसानी से पहचाने जा सकते हैं। पूरे देश को भावुक देशभक्ति के नशे में रखने वाले चीनी तंत्र को पहचानना बहुत कठिन काम है। आगे हम बताएंगे कि चीन की ये नीति है कि वह बिना युद्ध के ही शत्रु को जीत ले। उसने बहुत समय तक भारतीयों को निश्चिंतता में रखा, भारतीय वायुसेना की घटती क्षमता पर नजर रखी, कोविड फैलाया, भारत की कोविड में व्यस्तता देखी, फिर विवादित जमीन पर कब्जा कर लिया। जो निर्विवाद थी उसको भी अपना बताकर नया विवाद खड़ा कर दिया। चीनी युद्ध विशेषज्ञ कहते हैं कि जब शत्रु बलवान हो तो भाग खड़े होना चाहिए। भारत को बलवान होने से किसने रोका? रक्षा सौदों की फाइलों में नकारात्मक टिप्पणियां करने वालों ने, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग करके जो रक्षा सौदों को कोर्ट में ले गया, क्या उसे अनुमान है कि उसने लोकतंत्र को ही खतरे में डाला है? इकोनॉमिक पत्रिका के इस सर्वे के अनुसार लोगों की लोकतंत्र में आस्था ही कम हो रही है। यदि जनता को ये विश्वास हो गया कि लोकतंत्र भारत की रक्षा नहीं कर सकता, तो न तो लोकतंत्र रहेगा, न अभिव्यक्ति की आजादी और न स्वतंत्र न्यायालय। चीन के बढ़ते प्रभाव के कारण पूरे विश्व का लोकतंत्र खतरे में है। स्वतंत्रवाद खतरे में है। स्वतंत्रवाद के बिना तर्क की धार तीक्ष्ण नहीं होती और तर्क के बिना सत्य नहीं पाया जा सकता। चीन का बढ़ता प्रभाव सत्य के लिए खतरा है। सत्य ही मानव का प्रमुख अंश है। इसलिए चीन के विरुद्ध युद्ध मानव के मूल स्वरूप को बचाने का प्रयास है।